स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में बड़े तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम समीकरण को बैलेंस करना सीख रहे थे। ठीक बात है। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि समीकरण को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। समीकरण को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, तो चलिए इसके लिए हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, देखो इस नियम के अनुसार द्रव्य मतलब पदार्थ ना तो कभी नष्ट होता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। चलिए इसे समझते हैं। क्या है, मान लो हमने ठोस बर्फ ली, एक पदार्थ है ना, ठोस बर्फ है, वो भी एक पदार्थ है। उसका हमने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, अब क्या होगा, वो बर्फ किसमें, जल में बदल जाएगी। सही बात है। अब मान लो हम बर्फ लेते हैं 1 kg बर्फ ली, उसको हमने गर्म किया, अब उसे हमने जल में परिवर्तित किया, तो जल भी कितना बनेगा, 1 kg ही बनेगा, ना कि मतलब 500 ग्राम, ½ kg। ऐसा भी नहीं हो सकता है। ना तो ऐसा हो सकता है 1 kg का 1.5 kg बन जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्या होगा, वही बात हम कहना चाहते हैं, इसमें इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। मान लो हमने H2 लिया और ऑक्सीजन लिया, आपस में क्रिया करवाई और जल बन गया। ठीक है। अब जिधर जितने परमाणु, जितने अणु हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लेंगे, उतने ही परमाणु हमारे किसमें, उत्पाद में, मतलब जब जल बनेगा उसमें होने चाहिए। देखिए इधर समझते हैं हम। क्या है, मान लो H2 प्लस O2 आपस में लिए, इन्होंने बनाया H2O। आराम से समझो इसे। देखो इधर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2 हैं, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर अकेला है, तो एक ऑक्सीजन कहां गया। वही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इधर देखो ऑक्सीजन अधिक है, इधर कम है, तो इसके लिए हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पे हम 2 लगा दें। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया, अब इधर 2 लगा दिया, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो सीधी सी बात है, क्या परमाणु अणु मतलब कोई भी पदार्थ है कभी नष्ट नहीं होता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण। अतः हमें समीकरण को बैलेंस करना आवश्यक हो जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ एक बार लाइक जरूर कर देना पसंद आ रहा हो तो। चलिए आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य प्रकार हम पढ़ेंगे, जो कि इसमें पहला है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, देखो शब्द से ही समझ में आ रहा है, योगात्मक अभिक्रिया। योग का मतलब ही होता है, मतलब कि जुड़ना। चलिए इसे समझते हैं हम। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, योगात्मक अभिक्रिया। देखो भाषा समझते हैं इसमें। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए, कम से कम 2 पदार्थ तो होंगे तभी तो योग हो सकता। अकेला योग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। कम से कम 2 पदार्थ होने आवश्यक है। 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, तो किसी एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे। ये भी एग्जांपल है हमारा। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रकार के पदार्थ मिल रहे हैं और आपस में क्रिया की और एक ही प्रकार का पदार्थ बनाया, जो कि है जल हमारा। सही बात है, ठीक। इसी प्रकार देखो ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये H2O जल,
और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इन्होंने जब आपस में क्रिया की तो क्या देखो, एक ही प्रकार का पदार्थ बनाया, दूसरा कोई नहीं बना रहे ना। अगर कोई दूसरा बना रहे होते तो ये योगात्मक में नहीं आती हमारी। क्या है, ऐसे ही अगला एग्जांपल देखो, सल्फर और ऑक्सीजन, कम से कम दो पदार्थ तो हैं। अब ये दोनों ने आपस में संयोग किया और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। सीधी सी बात है, क्या चीनी, जल, नींबू, ठीक है, आपस में डालो, देखो ये तो दो से ज्यादा हो रहे ना, तीन भी हो रहे, कितने भी होंगे, लेकिन पदार्थ एक ही बनाएंगे, चीनी, नींबू, जल। नमक भी डाल दिया हमने, काला नमक, स्वाद बढ़ गया ना, तो काला नमक, चार पदार्थ हो गए ना। तो देखो अब ये आपस में संयोग कर रहे हैं और एक ही पदार्थ बना रहे हैं, जिसका नाम हम दे सकते हैं क्या, शिकंजी। सही बात है, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए इसे रफ करते हैं, आगे हम कुछ और लेके आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रकार है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसे समझो, प्रतिस्थापन का मतलब है कि कम क्रियाशील धातु की जगह पे अधिक क्रियाशील धातु का आ जाना। या ऐसे समझो आप, क्रिकेट मैच में क्या होता है, देखो क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे आप लोग। क्रिकेट मैच में क्या होता है, 11 फील्डर होते हैं, चलो मानो 11 फील्डर होते हैं। तो जब इसमें किसी कोई एक फील्डर क्या होता है, उसे चोट लग जाती, मान लो इसे चोट लग गई, इस व्यक्ति को चोट लग गई, तो क्या होता है कि ये डैमेज हो गया, तो क्या होता है कि इसकी जगह पे कोई दूसरा फील्डर आता है, मतलब कि सब्स्टिट्यूट के रूप में। तो मान लो इसे यहां से हटा दिया, इसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो मतलब कि किसी दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेना क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सही बात है, किसी दूसरे परमाणु का स्थान ग्रहण कर लेना, उसे उसकी जगह से हटा देना क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए वही कह रहा है इसमें, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बात समझ में आई, सीधी सी बात है। अगर एक लाइन में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि किसी के स्थान पर आ जाना, किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर खुद को वहां पे एडजस्ट कर लेना, क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वही यहां पे कह रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, आयरन। अब इन्होंने आपस में क्रिया की, समझो आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, किससे, कॉपर से। अब ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर की जगह अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, इस कॉपर को हटा देगा और इधर क्या बना लिया इसने, फेरस सल्फेट। सही बात है, प्लस कॉपर अलग हो गया, ये देखो। तो वही कह रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे देखो CH4, ये क्या है, मेथेन, मेथेन है। ये क्या है, क्लोरीन गैस है, ये मेथेन। जब इन्होंने आपस में क्रिया की, समझो, तो यहां पे देखो मेथेन का संरचना सूत्र बनाते हैं, H H H है, कार्बन के साथ 4 H जुड़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसने जब क्लोरीन ने क्रिया की, Cl2 है ना, Cl2 है, चलो ऐसे लिखते हैं, Cl2 है। तो क्या किया, यहां से ये वाला Cl इसको लेकर निकल गया, एक Cl ने इस पे अटैक किया और इस हाइड्रोजन को अलग जाना पड़ा, और ये Cl इसकी जगह पे आ गया, CH3 इस H की जगह पे आ गया और बना लिया CH3Cl। ठीक है, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड।
मेथिल क्लोराइड, और उसके बाद यहाँ पे जो Cl बचा था वो इस H को लेकर के निकल गया और इधर बना लिया जा करके HCl। मतलब कि किसी दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेना क्या कहलाती है? हमारी प्रतिस्थापन अक्रिया। सही बात है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे, बात करेंगे और इनके प्रकार पढ़ेंगे हम। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दें, और इस वीडियो रिलेटेड से आपको जो भी प्रॉब्लम लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, और आपकी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।